आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is who are food insecure. खाद्य असुरक्षित कौन है? कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से समाज के ऐसे वर्ग हैं जो खाद्य असुरक्षित महसूस करते हैं, जो खाद्य असुरक्षित होते हैं? उनके बारे में हम इस क्लास में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा फूड इनसिक्योरिटी को फेस करता है, यानी खाद्य और पोषण के मामले में वो असुरक्षित है। और इसमें जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसमें वो लोग आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके नाम पर अपनी कोई ज़मीन नहीं है, या फिर बहुत ही थोड़ी ज़मीन है जिस पर वो काम करके अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें जो पारंपरिक दस्तकार होते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, वो भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें जो निराश्रित होते हैं, मतलब जिनको कोई आश्रय किसी का प्राप्त नहीं होता, ऐसे लोग, जिसमें कि भिखारी भी शामिल होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो खाद्य असुरक्षित होते हैं। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग कैजुअल लेबर की तरह काम करते हैं, या जिनकी बहुत ही कम सैलरी है, जो इल पेड ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं शहरों में भी जिसमें बहुत ही कम इनकम मिलती है, बहुत ही कम सैलरीज मिलती हैं। तो ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं वो भी अक्सर फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। तो ये जो वर्कर होते हैं ये ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो सीजनल एक्टिविटीज़ होती है, यानी जो मौसमी कार्य होते हैं उसमें ये लोग लगे होते हैं, और इनको बहुत ही कम इनकम मिलती है, जिससे सिर्फ अपना जो गुजारा मात्र है वही कर पाने में भी वो असमर्थ रहते हैं, यानी मात्र जीवित रह सकते हैं, बस इतना ही उनको पैसा जो है मिलता है। तो ये जो लोग हैं ये फूड इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। So let us discuss this concept of who are food insecure with the help of two stories which are given in a book. One is story of Ramu and other is story of Ahmed. I am going to summarize these stories to you. बाकी आप इन स्टोरीज को अपने आप बुक में से डिटेल में पढ़ें। आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज दी स्टोरीज टू यू। तो यहाँ कहानी पहले शुरू करेंगे स्टोरी ऑफ रामू। उसमें बताया गया है कि रामू जो है एक कैजुअल लेबरर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसका
जो बड़ा बेटा है वो 10 साल का है और गांव के सरपंच के यहाँ पर वो काम करता है, और उस बच्चे को सिर्फ 1,000 रुपये मिलता है पूरा साल काम करने का। और रामू जो है उसके 3 बेटे और हैं सोमू के अलावा, और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं अभी, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन रामू की जो वाइफ है सुनहरी, वो एक पार्ट टाइम वर्क करती है, यानी गांव में लोगों के यहाँ उनके पशुओं की देखभाल करना या साफ सफाई का काम करना, वो काम करती है इस तरह के। और उसको उस काम के बदले में डेली कुछ दूध और पकी हुई सब्जियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो परिवार है ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जब बिजी सीजन होता है, जब मौसम होता है काम करने का, खेती बाड़ी का सीजन जब होता है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम करती है ताकि उनकी आमदनी बढ़ जाए। और रामू को भी उसी समय काम मिलता है जब खेतों में फसल बोनी होती है या फसल को काटना होता है। तो रामू को लगभग 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ता है, और इस समय में वो बाकी काम ढूंढता है अपने लिए। कभी ईंट के भट्टों में मजदूरी करता है, तो कभी गांव में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चला होता है तो वहाँ पे काम कर लेता है, लेकिन उसको रेगुलर काम नहीं मिलता है। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन उसको कोई काम नहीं मिलता है। तो इस तरह से रामू बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। अपने परिवार के लिए बड़ी मुश्किल से वो 2 वक्त का भोजन जुटा पाता है। और जब काम नहीं होता उनके पास तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता है। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि रामू जो है वो 4 महीने फूड इनसिक्योर होता है। खाद्य असुरक्षा का सामना उसको 4 महीने करना पड़ता है क्योंकि वो बेरोजगार रहता है। और उसका जो काम है वो उस तरह से सीजनल नेचर का है। खेती बाड़ी का काम है तो सीजनल वर्क होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो रामू जैसे और बाकी जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी को किस तरह से फेस करते हैं। तो इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है रामू की कहानी में कि किस तरह से जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको लगातार तो काम मिलता नहीं है, पैसा उनके पास होता नहीं है, कभी कभार काम मिल जाता है, उसमें उनको गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जब काम नहीं होता है जिस समय, तो फिर उनको अपने 2 वक्त की जो रोटी है वो भी उनको नसीब नहीं होती। दूसरी जो स्टोरी है वो है अहमद नाम के व्यक्ति की। इसमें बताया गया है कि अहमद जो है वो बेंगलोर में एक रिक्शा पुलर का काम करता है। वो किसी झुमरी तलैया नाम की जगह से यहाँ आया है, और उसके साथ जो है 3 भाई हैं उसके, 2 बहनें भी हैं और 2 उसके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं। अब शहर का खर्चा उठा नहीं सकता है, मकान किराए पे ले नहीं सकता है, तो इसलिए उसने झुग्गी बनाई है, उसमें रहता है। और जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं वो उनमें से कोई काम नहीं करता है, बस वो सिर्फ अहमद की कमाई पर ही पूरा परिवार चल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुल मिलाकर 8 सदस्यों का परिवार है, और वो सिर्फ अहमद की जो अर्निंग है उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ दूसरी बात ये बताई गई है कि अहमद जो है उसको कभी कभी तो अच्छा काम मिल जाता है, कभी कभी वो ज़्यादा टाइम रिक्शा चला लेता है, अच्छे पैसे कमा लेता है, ज़्यादा उसको सवारियाँ मिल जाती है, ज़्यादा यात्री मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेता है। लेकिन कभी कभी उसकी इनकम बहुत ही कम होती है। अब इस तरह से कुल मिलाकर वो अपनी जो भी उसकी महीने में आमदनी आती है उसको कुल मिलाकर वो अपने परिवार का गुजारा मात्र कर पाता है। कोई बहुत ज़्यादा आमदनी उसके पास आती नहीं है, और वो भी तब कर पाता है क्योंकि उसके पास एक बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है राशन के लिए, वो उसके पास है। और उसमें वो जैसे गेहूं है, राइस है, शुगर है, कैरोसिन ऑयल है, उसको वहाँ से परचेज कर लेता है। और वहाँ क्योंकि राशन की जो दुकान है उसमें वो सस्ते रेट पर ही चीज़ें मिल जाती है, और मार्केट प्राइस से लगभग आधे रेट पे उसको चीज़ें मिल जाती है। तो इस तरह से वो अपनी जो लाइफ है उसको मैनेज कर पा रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि इतना बड़ा परिवार है और साथ में अर्निंग बहुत ही कम है, तो अहमद की ही इनकम पर सारा का सारा परिवार जो है वो डिपेंड करता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, फूड इनसिक्योर है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर मान लो अहमद को काम नहीं मिलता है, किसी दिनों बीमार पड़ जाता है, रिक्शा नहीं चल चल पाता है, तो फिर पूरा परिवार क्या खाएगा? तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो लोग जिनकी इनकम कम होती है, जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं आती है, जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है, वो लोग किस तरह से फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। अगर हम सोशल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके ऊपर फूड इनसिक्योरिटी का ज़्यादा असर देखने को मिलता है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या जो ओबीसी कास्ट से लोग आते हैं, जिनके पास ज़मीनें कम होती हैं या नहीं होती हैं, तो उस वजह से वो फूड इनसिक्योरिटी को ज़्यादा फेस करते हैं। क्योंकि जिसके पास ज़मीन नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से करेगा, और जिसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है वो भी अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो ये जो लोग हैं ये ज़्यादा असुरक्षित होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से। इसी तरह से ऐसे लोग जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट हुए हैं इन सर्च ऑफ जॉब, वो लोग भी ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं फूड इनसिक्योरिटी से, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के पास कोई एसेट्स नहीं होती हैं और इनके पास कोई रेगुलर जॉब भी नहीं होती है, रेगुलर काम भी नहीं इनको मिलता है, तो ये लोग भी इसका सामना करते हैं। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की और बच्चों की बात करूं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करती हैं, और साथ ही बच्चे जो 5 साल से कम उम्र की आयु के हैं उस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा नंबरिंग ऐसी है जिसमें फूड इनसिक्योरिटी को फेस किया जाता है। आपकी बुक में जो डाटा दिया है वो 98-99 का दिया हुआ है। तो ऐसा उसमें बताया गया है कि नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के हिसाब से 98-99 में, यानी आज से करीब 20-21 साल पहले, इंडिया में लगभग 11 करोड़ बच्चे और महिलाएं फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डाटा है अपने आप। Another aspect of food insecurity is hunger, which is not just an expression of poverty, but it brings about the poverty. तो फूड इनसिक्योरिटी को हम भूखमरी के रूप में भी समझ सकते हैं, उसके रूप में भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। जब लोग भूखमरी का सामना करते हैं तो ना केवल वो गरीब होते हैं, बल्कि भूखमरी जो है गरीबी को पैदा भी करती है। जब लोग भूखमरी का सामना करेंगे तो वो काम तो कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव तो साबित नहीं होंगे, तो नेचुरली है कि उससे और ज़्यादा गरीबी पैदा होगी। तो जो भूखमरी है ये भी दो तरह की होती है। एक तो क्रॉनिक होती है जिसको हम दीर्घकालिक कहते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चली आई है, और दूसरा होता है सीजनल हंगर, यानी मौसमी भूखमरी। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्रॉनिक हंगर का मतलब है अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से, अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसको सही भोजन जो है नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, न्यूट्रिशियस फूड अगर उसको नहीं मिल रहा है, सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो वो क्रॉनिक हंगर का शिकार है, अगर लंबे समय से उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है काफ़ी लंबे समय से, भोजन तो वो कर रहा है लेकिन उसको क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या भरपूर क्वांटिटी में उसको भोजन नहीं मिल रहा, तो वो क्या है, क्रॉनिक हंगर है। जबकि सीजनल हंगर क्या होता है? सीजनल हंगर का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को उस समय हंगर का सामना करना पड़ता है जब उसके पास काम नहीं होता है, यानी साल में कुछ महीने उसके पास काम नहीं है, और जब सीजन होता है काम का तो काम वो करता है, उस समय उसको खाने पीने को अच्छा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही ऑफ सीजन हो जाता है वैसे ही उसके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं, तो उसको एक प्रॉपर डाइट उस समय नहीं मिलती है जब उसके पास काम नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं सीजनल हंगर। तो सीजनल हंगर की वजह से भी लोग फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। यानी फूड इनसिक्योरिटी दोनों ही सिचुएशन में है, वो क्रॉनिक हंगर में भी है जब लोगों को लंबे टाइम तक प्रॉपर जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो नहीं मिलती है, तो वो क्रॉनिक हंगर है, वहाँ पर भी लोग फूड इनसिक्योर हैं। और दूसरी तरफ जो सीजनल हंगर की वजह से लोग फूड इनसिक्योरिटी को सामना कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बंगाल प्रांत में 1943 में
बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आज़ादी के पहले की बात है। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में इस दिशा में बहुत सारे काम किए गए। लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की दिशा में सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। समय समय पर दूसरे देशों से अनाज को इंपोर्ट भी किया गया अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 1960s के डेकेड में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि हम अपने देश में ही खाद्यान्नों का इतना उत्पादन कर सकें जिससे हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस ना हो। तो सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाए उसकी वजह से हमारे देश में 1968 में हरित क्रांति की घटना घटी और हमारे देश में गेहूं, चावल, इन चीज़ों का उत्पादन पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा। हरित क्रांति का जो ज़्यादा प्रभाव था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, इन राज्यों में देखने को ज़्यादा मिला और गेहूं और चावल का जो उत्पादन है पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा। तो इस तरह से हरित क्रांति आने के बाद भारत में आज हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हैं। हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी अब नहीं है। हालांकि फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कुछ ना कुछ लापरवाही देखने को मिलती है और एक्सेसिबिलिटी की भी कुछ समस्याएं देखने को मिली है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। हालांकि आज़ादी के बाद इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि आज हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.